14 माइनस 20 मल्टी ब्रैकेट 7 माइनस, देखो सबसे पहले ना देखिए इसमें आप, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, मैं सबसे पहले जो अंदर वाला ब्रैकेट है ना, सबसे पहले 15 माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 वाला, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, ये हमारा पहला ब्रैकेट है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके जो बाहर वाला ब्रैकेट है वो है 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, और मैंने बोला था ना माइनस एक्स एज ए बैरियर, तो माइनस यहाँ पे बैरियर बन गया, और ये हमारा बन गया ये। अब इसके बाहर लिखा हुआ है 7 माइनस, और इसके बाहर भी लगा हुआ है एक ब्रैकेट, ये हमारा ऐसा बन गया। अब 14 माइनस 20 है। अब सबसे पहले हमें अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो क्या ये -5 आया ये वाला, और ये वाला 3 आया, और 3 माइनस -5 तो ये 8 हो गया, तो 7 माइनस 8 हो गया -1, तो 14 प्लस 20 आंसर का 34 आ रहा है। 34 इज द आंसर। देखिए ब्रैकेट हमेशा सबसे पहले सॉल्व होता है, कोई भी छोटे से छोटा ब्रैकेट भी क्यों ना हो, हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ऊपर आया, कुछ कट तो रहा नहीं है कुछ भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन तो आप ट्राई करके आया करो, छोटे क्वेश्चन जो भी आपको लगते हैं। जो भी नया है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो भी आए हैं वो देख ले। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऊपर इसका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी का बहुत ही घिसा पीटा रिपीटेटिव क्वेश्चन। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है, और जो क्वाड्रिलेटरल की ये एक सर्कल है और ये एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं पहले क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल है। अब सर्कल बन रहा है जैसा, ठीक है ना, इसे सर्कल ही मानेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऊपर ही बना दूं। ये अंदर सर्कल है ना, ये सर्कल जैसा लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा, ये तो अंडा भी नहीं लग रहा। कोई बात नहीं ना। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक सर्कल है, और जो सर्कल है वो इस क्वाड्रिलेटरल को चारों जगह पर टच कर रहा है। कहाँ कहाँ टच कर रहा है? अच्छा, कुछ भी टच कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। AB है 8.4, BC है 5.6, AD है, हमें निकालना है, और यह है 9.8। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि ऐसा कभी भी फिगर बनता है जब क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल हो। सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्कल से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, यहाँ पे सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो अपोजिट साइड्स का सम एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। इन दोनों का सम कितना होगा? 8 5 13, 13 1 14, तो इन दोनों का सम होना चाहिए 14। अगर इन दोनों का सम 14 होना चाहिए तो दिस शुड बी 4.2। 4.2 इज माय आंसर। बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही घिसा पिटा सवाल है एसएससी का। अब देखिए, अब आपको ये बात पता लग गई है तो इस बात को याद रखिए ना आगे तक। देखिए ये जब मैंने ये पेपर देखा ना तो मैं बिल्कुल चौंक सा गया। ये जब मैंने पेपर देखा तभी तो मैंने बोला कि 15 मिनट बाद क्लास होगी। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पेपर में डीआई का एक भी क्वेश्चन नहीं है, और मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई प्री का पेपर नहीं देखा जिसके अंदर डीआई ना हो। पता नहीं इसमें क्यों नहीं है। 25 के 25 क्वेश्चन विदाउट डीआई है। मतलब एग्जामिनर ने ऐसे सरप्राइज एलिमेंट रखने के लिए 25 बिना डीआई के 4 क्वेश्चन आते हैं ना डीआई के। वैसे तो लोगों को लगता है कि यार 4 क्वेश्चन डीआई के तो हम कर ही लेंगे, बाकी छोड़ते हैं। यहाँ पे भाई इस पेपर में नंबर सिस्टम के ही 3 सवाल है। मैं भी स्लाइड्स बना था तब मैंने देखा कि नंबर सिस्टम के ही 3 सवाल है, ट्रेन के ही 2 सवाल है। बताओ। अगला सवाल अलजेब्रा का, बिल्कुल आसान, बिल्कुल वैसा का वैसा ही सवाल जैसा हम देखते रहते हैं। पेपर में कुछ नया नहीं है, केवल 1 और 2 क्वेश्चन छोड़ के पेपर में ऐसा कुछ खास दम नहीं है। 2x² -8x -1 की वैल्यू 0 के बराबर है। मैं दोनों तरफ अगर x से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 8। क्या दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं तो क्या इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करा जा सकता है? बोलिए हाँ या ना। 8 को मैंने उधर भेज दिया ना। डिवाइडिंग x
बोथ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अलजेब्रा पढ़ा है, आपको पता होगा, ऐसा हम बहुत बार करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया इसमें, अब हमें बनानी है इसकी क्यूबिक फॉर्म। हमें बनाना है 8x³ - 1/x³, मतलब हमें a - 1 की वैल्यू गिवन है और हमें a³ - 1/a³ बनाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 8³ + 3 × 8 × 2। दिस इज माई सॉल्यूशन। ये है 512 और ये 8 6 48। दिस इज माई आंसर। 560 इज माई आंसर। बिल्कुल इजी। पेपर में देखते ही आप सीधा पेपर में ये लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन देखते ही आपको दिखना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली ये है, आपको केवल पेन उठा के ये लिखना है। ऐसे सवाल आपको भर भर के मिलेंगे अपनी अलजेब्रा की नोट्स कॉपी में। जो भी सवाल आपको ना मिले, आप मुझे संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सवाल कहाँ है। अगला सवाल, सवाल अच्छा है, सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। सवाल पढ़िएगा, सवाल है परसेंटेज का। ए, बी और सी अपने पैसे को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि उनका जो एवरेज अमाउंट है वो है 425,520 शेयर ऑफ ए बी सी। ये ए का शेयर, ये बी का शेयर, ये सी का शेयर। जो ए का शेयर है वो 10/2/3 ज्यादा है। 10/2/3 का क्या मतलब होता है भाई, 32/3 × 1/100। क्या 32/300 होता है 10/2/3 का मतलब कि अगर बी की इनकम 300, बी को 300 मिला तो क्या उसको 332 मिला? क्या इस बात का यही मतलब है? बोलिए भाई परसेंटेज पढ़ने वालों, परसेंटेज तो सभी ने पढ़ा है आई होप। यहाँ पे क्या मैंने ठीक लिखा है बोर्ड पे? 10/2/3, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो बी का शेयर है, शेयर ऑफ बी इज 1/3% लेस देन सी। मतलब कि इसका शेयर अगर 3 है तो इसका 2 है। अगली लाइन में क्या यही लिखा गया है, द शेयर ऑफ बी इज 1/3% लेस देन सी। बोलिए क्या सही लिखा है मैंने? बताइए। इसको ये 300, इसे भी 300 बनाने के लिए इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या अब जो रेशो आ गया वो 332 रेशो 300 रेशो 450 आ गया। अब हमें निकालना है कि तीनों का शेयर कितना है। भाई वैसे तो हमको शॉर्ट कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब हमने कर लिया। तो 4 5 6 7 8 9 10 में क्वेश्चन हटा दूं क्या? हमें बी का शेयर निकालना है। मुझे बताइए, अगर हमें बोला है कि एवरेज अगर टोटल 4520 है तो क्या टोटल अमाउंट इतना रहा होगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 3? क्या इन तीनों के बीच में जो पैसा बटा होगा वो इतना पैसा बटा होगा क्या? बोलिए हाँ या ना। इन तीनों के बीच में जो पैसा बटा होगा क्या वो इतना बटा होगा? फिर बोल दो। हाँ सर। हाँ। यस। शेयर ऑफ बी। भाई नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन हमने कुछ गलत कर लिया है। क्वेश्चन गलत कर लिया है, क्वेश्चन गलत कर लिया। अभी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, है ना? ठीक है, साला फोन में दिखता ऐसा है कि देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो शेयर ऑफ ए इज 10/2/3%, ए का शेयर 10/2/3% है, ये तो सही है। एंड एंड है, एंड शब्द का इस्तेमाल है, मतलब जो सेकंड कंपैरिजन है वो ए और सी में दिया गया है। जो सेकंड कंपैरिजन है वो ए और सी में दिया गया है, बी और सी में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन पढ़िए ढंग से। हाँ सर। हाँ, तो मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 है। एक शब्द पूरा क्वेश्चन को चेंज कर देता है, देखिए एंड। तो मतलब मुझे बताइए, 3 की वैल्यू अगर इतनी रही होगी तो क्या 2 की वैल्यू अगर इतनी है तो क्या 3 की वैल्यू 116 × 3 रही होगी? अगर 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या इतनी रही नहीं होगी? 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो ये कितना हो गया? 348 हो गया ना, ये 348 हो गया। मतलब तीनों का मुझे डायरेक्ट ही रेशियो मिल गया। इसको मारो गोली। अब मुझे देखिए, मैं ये बोल रहा था कि अगर एवरेज अमाउंट इन सबको मिला के इतना मिला है तो क्या इन लोगों के बीच में इतना पैसा बटा होगा? तभी तो तीनों को एवरेज 4250 रुपीज मिला है। बोलिए हाँ या ना। इन तीनों का सम करो कितना है, 300 300 300 900 948 और 332।
कितना हुआ 948 980 980 है ना, 980 हो रहा है। तो अगर इस अमाउंट की वैल्यू 980 तो क्या हमें 300 की वैल्यू निकालनी है। 4250 इंटू 3 की वैल्यू अगर 980 है तो हमें 300 की वैल्यू निकालनी है। यह है हमारा क्वेश्चन। हटाओ मैं क्वेश्चन। यस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझ गए ना। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ए था वो बी से इतना ज्यादा था, मतलब बी से 32 ज्यादा है। हमने 10 2/3 की फ्रैक्शन निकाली, वो कितनी 32/300। मतलब अगर ये 300 है तो ये 332 है। दूसरी बात हमने देखा कि अगर यहां से हमने निकाला कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 332 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 161 रही, अच्छा 116 रही होगी। 425 नहीं 4520 क्या 4520 4520 है क्या? अच्छा अच्छा, 4520, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई अगर 2 यूनिट की वैल्यू इतनी रही होगी तो क्या 348 गलत लिखा क्या मैंने? 2 यूनिट की वैल्यू इतनी रही होगी तो 150 प्लस 16, ये 166 इंटू 3 रहा होगा ना। 8191 498 आएगी भाई यहाँ पे वैल्यू। भाई 2 यूनिट की वैल्यू अगर 332 है तो 3 यूनिट की वैल्यू तो उसके आसपास कैसे हो सकती है? उससे 1.5 गुना होगी ना। 498 आएगा भाई यहाँ पे। एक सेकंड रुकना, 498 आएगा ना, कुछ चेंज नहीं करना, बस इसको हटाओ। 4 5 6 7 8 9 10 98 1100 1130 1130 1130, बस इतना चेंज करना और कुछ मत करना। ये मैंने गलत लिख दिया था भाई, 2 यूनिट की वैल्यू अगर इसके बराबर है, मैंने 116 लिख दिया था ना। 116 नहीं लिखना था, 166 लिखना था। मैंने इसको आधा कर दिया, तो मैंने इसका आधा 116 लिख दिया। हमें ये सॉल्व करना है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्या आप लोग? यस। काटा पीटी तो कर ही लोगे आप। 0 ये इससे कट रहा है क्या? 4 गुना है क्या इसका? नहीं, 4 3 तो 5 गुना है क्या इसका? 5 गुना भी नहीं होगा ये। 3 4 5 ये भी नहीं है। 4 5 6 113 ही आ रहा है ना नीचे यार। 113 अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे? 4 5 6 7 8 9 10 1098 1100 1130 भाई, नीचे 1130 ही आ रहा है। यही अजीब सी कैलकुलेशन बन रही है। और ऊपर 4520 ही था ना भाई। 4520 हाँ इंटू सर। सर आपने 425 लिखा है, मतलब 4250 लिखा आप। अच्छा, मैं तभी देख रहा हूँ यार, इधर मैंने सही कर दिया, इधर नहीं किया मैंने। अब देखो, क्या ये इसका 4 गुना है? ये इसका 40 हो जाएगा। तो 40 इंटू 9 इंटू 0, 36,000 इज द आंसर। 36,000 3600 सॉरी, है ना, एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने। 3600 इज द आंसर। हाँ, मैंने यहाँ पे सही नहीं किया था। यहाँ पे कश्यप के बोलने के बाद यहाँ तो मैंने सही कर दिया था। सभी में बोले इतना अजीब तो नहीं आ सकता। अगर इसने नीचे 113 दिया है तो पक्का ये इसका फैक्टर ही होना चाहिए। इतना अजीब नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि इतना अजीब होता तो फिर आंसर डेसिमल वगैरह में आता ना, जो कि है नहीं हमारे ऑप्शन में। देख लो भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है ये, मिनट सवा मिनट लेने वाला सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, 2500 के 2500 सवाल करने हैं हमें। 4 डीआई के सवाल तो है नहीं यहाँ पे। अगला सवाल, 3 tan थीटा की वैल्यू है 2√3 sin थीटा की। स्क्रीनशॉट ले लेना। और भाई आप लोग पुराने वाले पेपर करते रहिए ना घर पे। जो टॉपिक नहीं आ रहा है वो रहने दो, लेकिन जो कर रखा है वो तो करिए एटलीस्ट। कम से कम मेरा मानना है कि 15 सवाल तो करने के लिए आप केपेबल हो। थ्री tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। भाई tan थीटा को मैंने sin थीटा अपन cos थीटा लिख दिया, बराबर 2√3 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट गया, √3 से
3 कट के √3 बन गया, तो cos थीटा की वैल्यू बन गई √3/2, और cos थीटा की वैल्यू √3 का मतलब है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री का मतलब है 30 डिग्री। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर 2 इंटू साइन 60 का होल स्क्वायर -3 इंटू cos 90। cos 90 तो होता है 0, साइन 60 कितना होता है 3/4। आंसर इज 3/2। 3/2 हमारा आंसर है, 3/2 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है एसएससी में। हर शिफ्ट में आपको ऐसा एक सवाल पक्का मिलेगा। कल की शिफ्ट में भी आपको एक सवाल मिला था ऐसा, और परसों की शिफ्ट में भी एक सवाल मिला था ऐसा, जहां पे वो क्या करता है, हमें एक इक्वेशन देता है एलएचएस और आरएचएस में, और हमें क्या करवाता है, हमसे वो थीटा की वैल्यू निकलवाता है, फिर एक गिवन एक्सप्रेशन में वो थीटा की वैल्यू पुट करवाता है और हमारा आंसर निकल जाता है। तो देखिए सर थीटा की वैल्यू मेंस याद कर लीजिए। क्या हुआ, क्या कश्यप? सर मेंस में भी मतलब ऐसे ही टाइप रहता है क्या कि थोड़ा हार्ड रहता है? देखिए मेंस में टाइप यही रहता है। मेंस में बात ऐसी होती है कि थोड़े, एक तो 3-4 चैप्टर्स ज्यादा इंक्लूड हो जाते हैं, और 100 क्वेश्चन होते हैं। भाई आप खुद सोचिए, आपके पास 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट का समय है, तो एग्जामिनर कम से कम ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा ना, 2 मिनट से ज्यादा का समय तो नहीं लेगा ना किसी भी क्वेश्चन में। एग्जामिनर को पता है कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, तो दो भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 2 मिनट में हर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो 200 मिनट लगेंगे। एग्जामिनर को पता है कि आपको एक सवाल 1.2 मिनट में सॉल्व करना है। क्या ये बात एग्जामिनर को पता है? एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम पे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि टोटल टाइम 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, कभी कभी 30 सेकंड का एक सवाल बना देगा, और 1.5 का एक सवाल बना देगा। तो क्या इसने इन दोनों का टाइम एडजस्ट कर दिया? टोटल उसका एवरेज तो 1.2 मिनट ही रहेगा। एग्जाम में आपके बहुत हाईएस्ट भी जाएगा तो सवाल 2 से 3 मिनट का सवाल होगा। तो ऐसे सवाल मेंस में बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 30 सेकंड वाले सवाल भी मेंस में आएंगे। और देखिए मैंने बोला ना, मेंस और प्री में कोई फर्क नहीं होता यार, बस थोड़ा बहुत रहता है, इतना कुछ नहीं रहता। कोई नहीं बता सकता कि सवाल मेंस का है या प्री का है, मान ही नहीं सकता मैं। जो मेंस के मोस्ट ऑफ द सवाल होते हैं ना, जो मेंस के मोस्ट ऑफ द सवाल होते हैं वो पिछले साल जो एसएससी ने पेपर लिए हैं ना, उन्हीं से आते हैं। सीपीओ का पेपर उठा लो, सीजीएल का पेपर उठा लो प्री का, सीएचएसएल का प्री का पेपर उठा लो, और वो 2400 क्वेश्चन कर जाओ, कम से कम 80% पेपर आपको हूबहू मिलेगा। अगला सवाल मेंसुरेशन का अगला सवाल है। एक सर्कुलर पार्क है जिसका एरिया हमें दे रखा है, सॉरी सर्कुलर पार्क है, इसका एरिया हमें दे रखा है 12474। अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों को सर्कल के एरिया का फॉर्मूला नहीं आता? इस, इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए यार, आपको बेसिक तो आप कर सकते हो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है? अब देखो ये 11 से कट रहा होगा पक्का, ये 11 से गया 2 बार, ये जाएगा 1 1 3 उतरा 3 4, ये 1 1 3 4 बार जाएगा। ये 2 से और कटेगा, ये हो जाएगा 5 6 7। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 567 इंटू 7, 567 इंटू 7। अब देखो ये एक होल स्क्वायर होना जरूरी है, ये एक होल स्क्वायर होगा ही होगा, और मुझे पता है कि एक साथ या इकलौता बच गया, तो इसके अंदर भी पक्का पक्का साथ छुपा हुआ होगा। सर 27 का 81 इंटू 7 लिख सकता हूं मैं इसे? क्या इस चीज को मैं 81 इंटू 7 लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि पक्का इसके अंदर एक साथ तो छुपा हुआ होगा, ये एक साथ ये है और ये एक होल स्क्वायर होना ही होना है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या 9 इंटू 7 के बराबर नहीं होगी? रेडियस की वैल्यू 63 है, रेडियस इज 63। ये हमने रेडियस निकाली है, अभी हमें रेडियस नहीं निकालनी है। हमें बोला गया कि इस पार्क के अराउंड हमने 3.5 मीटर का एक रोड बनाया, इस रोड का एरिया बताइए। अगर यहां से यहां तक की लेंथ 63 है, रेडियस है ना यहां से यहां तक की, तो क्या ये वाली पूरी जो है क्या ये 66.3 नहीं होगी? 63 तो यहां तक की थी। अब इस पार्क के चारों तरफ एक रोड बनाई है 3.5 मीटर की,
तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया कर दूं मैं? स्क्रीनशॉट लो, जल्दी मिटाऊंगा मैं। बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया कर दूं तो क्या मेरा ये शेडेड रीजन नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, हटा रहा हूं मैं। ये सेम क्वेश्चन आपको 9th क्लास की बुक में मिल जाएगा, इससे भी हार्ड मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन टफ है, ये 9th क्लास की बुक का क्वेश्चन है ये। पाई आर स्क्वायर 66.3 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, ये है मेरा आंसर। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने पाई को, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 22/7 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनको ए माइनस बी करेंगे 3.5 है ना यार, ये 66.5 आएगा, तो ये 66.5 आएगा। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3.5। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 63 63 126 129.5। क्या इन दोनों को प्लस करोगे तो 129.5 ही आएगा? बोलिए, सही किया ना? 126 और 3.5। हाँ यस। सर। मुझे बताइए क्या ये डेसिमल 10, क्या ये डेसिमल 10? 0 से कटेगा ये 5 बार, सही बात है। 5 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 11 बार। क्या जो मेरा आंसर है वो 11 मल्टीप्लाइड बाई 1295 डिवाइडेड बाई 10 है? अब मैंने आपको 11 का मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना, मैंने आपको 11 का मल्टीप्लाई आज सुबह की क्लास में सिखाया है मैंने, और वैसे मैंने आपको सिखाया ही होगा कभी ना कभी तो। 11 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना, देखो आया ना काम। 1 3 11 9 5 14 और 5 5 4 2 4 1 और एक डेसिमल नीचे से उठाया और लगा दिया यहां। तो आंसर इज 1424.5। समझे मेरी बात को? छाप लो। अब देखिए, मैं आपको सुबह एक बात बता रहा था, अगर आपने सुबह में किसी ने क्लास की होगी, अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, सुबह की क्लास किसी ने की होगी तो आज ही हमने क्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था सुबह? यस सर। मुझे बताओ, क्या आंसर जो भी आना है उसके अंदर 22 तो मल्टीप्लाई होना ही होना है? एरिया के फॉर्मूले में पाई तो आना ही आना है ना, और 22 तो रहना ही रहना है। तो क्या 22 के अंदर 11 है? मतलब जो आंसर मेरा होगा ना वो 11 से डिविजिबल होगा, पक्का पक्का। अब चेक कर लो आप कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है। पहला वाला ऑप्शन डिविजिबल है 11 से, 8 माइनस 8 0 आ रहा है ना। दूसरे वाले में कितना आ रहा है? 5 6 7 8 9, ये भी 0 आ रहा है भाई। अगला वाला देख लो, 8 5 13 13 और 1 14, ये भी 11 आ रहा है। 5 9 9 माइनस 1 10। देखो डी ऑप्शन तो आंसर नहीं है। ए एग्जामिनर को बिल्कुल पता है, देखिए एग्जामिनर कितना शातिर था, इसको पता है कि जो स्मार्ट लड़के होंगे वो सीधा ही 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। उसने तीनों ऑप्शन शुरू के दिए हैं वो 11 से डिविजिबल होते हैं। सी ऑप्शन भी नहीं होता ना, 5 8 13 13 माइनस 4, नहीं सी ऑप्शन भी नहीं होता। बी होता है क्या? 5 6 7 8 8 और 1 10, कोई बी ऑप्शन भी नहीं हो रहा ना, कोई ऑप्शन नहीं हो रहा क्या? ये भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा, केवल यही ऑप्शन हो रहा है क्या? देखो पास आके चेक करो तो 5 6 7 8 9 9 माइनस 9, तो ये तो हो रहा है ना, बी ऑप्शन तो हो रहा है ना। 5 + 3 8 8 + 1 9 और 5 और 4 9, बी ऑप्शन भी हो रहा है भाई। 8 5 13 13 1, भाई सी ऑप्शन भी तो हो रहा है, तीनों हो रहे हैं, मैं पहले सही बोल रहा था। ए बी और सी तीनों ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहे हैं। करके देखिए, यहाँ तो डिफरेंस आना चाहिए ऑल्टरनेट डिजिट्स का, वो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। एग्जामिनर बहुत ही चालाक, यस सर। उसे पता है कि बच्चे चेक कर लेंगे, तो उसने 3 ऑप्शन ऐसे सेट किए हैं। फिर भी हम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, देखिए कुछ नहीं से कुछ ही अच्छा। छाप ले होगा आपने। अगला क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम का, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इस क्वेश्चन को कर भाई, ये क्वेश्चन करने के लिए भी आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं चाहिए थी। आप अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी खोलिए या आपने जिस भी
मीडियम से की होगी, वहां आपको मेंसुरेशन नाम का एक चैप्टर मिलेगा। वहां आपको इससे भी कई गुना टफ सवाल मिलेंगे जो मैंने अभी बोर्ड पे किया है। उसमें तो ये भी बोल देगा कि यहाँ की काम करने का इतने स्क्वायर फीट का एरिया है, तो बताइए टोटल चार्ज कितना लगेगा। आपने बचपन में ऐसे सवाल किए भी होंगे। अगला सवाल, एक ट्रायंगल है एबीसी 90 डिग्री एट सी। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑन बीसी। क्यू यहाँ का मिड पॉइंट है, इसको इससे जोड़ लो। ए बी है 10 सेंटीमीटर, एसी है 2√10 सेंटीमीटर। मुझे बताइए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही क्या बेस का स्क्वायर होता है? क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है? बचपन में पढ़ी होगी कभी ना कभी तो। हमें ए क्यू निकालना है ना, हाँ हमें ए क्यू निकालना होगा। अगर ये 100 है और अगर ये 40 है, तो ये जो होगा ना यहां से यहां तक का एरिया, ये √60 होगा। 100 माइनस 40 √60। अगर ये √60 है, √60 का मतलब क्या होता है? 2√15। अगर ये 2√15 है तो ये भी √15 रहा होगा और ये भी √15 रहा होगा, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट। और ये अगर √15 और ये अगर 2√40 है, तो जो AQ की लेंथ होगी ना वो होगी 15 प्लस 40। √55 इज द आंसर। बेसिक पाइथागोरस थ्योरम, कुछ स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको बेसिक पाइथागोरस थ्योरम पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आता होगा ना आपको। देखिए आना चाहिए छोटी छोटी हाँ बातें। सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अगला सवाल हमारे सामने आ सर चुका है। नहीं देखिए आया ये तो क्वेश्चन। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो निगाह? सर क्वेश्चन एक हटाना सर, स्क्रीनशॉट ले रहे थे आपने क्वेश्चन अरे डाल। जब मैं यहाँ पे ये चीजें लिख रहा था तभी ले लेते ना यार। हो गया सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप अभी अभी ताजा ताजा पढ़ के आए हो। चलिए चलिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 280 एस शॉपकीपर सेल्स इट बाय अलाउइंग 16% ऑफ डिस्काउंट ऑन अ मार्क्ड प्राइस, इट स्टिल गेन्स। तो मुझे बताइए क्या सीपी और एसपी का रेशियो निकाल, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या हम? Yes. भाई ये क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल बहुत सारे किए हैं ऐसे क्वेश्चन तो हमने। भाई सीपी का रेशियो कितना होगा? 100 माइनस 16 क्या 84 होगा? 16. Yes, sir. और ये कितना होगा? क्या ये 120 होगा? 120. हाँ। क्या ये 12 से कट रहा है? क्या ये भी 12 से कट रहा है? ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 7 टाइम्स। क्या ये 7:10 है? बताइए, क्या Yes. ये 7:10 हाँ हो सर। गया ना? अब इसकी वैल्यू हमें 280 दे रखी है, मतलब इसका 40 गुना। तो मुझे बताइए क्या इसका 40 गुना 400 होगा? आंसर 400. देखिए, क्या तुच्चा सवाल है ये। बोर्ड पे मैंने कितना ही लिखा है आप जानते हैं। और सीपीएमपी आपको एग्जाम में थोड़ी लिखना है, आपको पता है इधर वाला सीपी है इधर वाला एमपी है। और ये 280 भी नहीं निकला है, 7 का 40 गुना, तो इसका 40 गुना 400 आंसर। एग्जाम में केवल आपको दो शब्द लिखने थे, 84 और 120, और 12 से कटते हैं ये और लिख देते, बस इतना लिखना था आपको एग्जाम में इसको। आगे बढ़ते हैं, नीचे तो कुछ आ नहीं रहा था, आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल, टाइम एंड वर्क का सवाल। ठीक है, ठीक है भाई। भाई जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, सुबह सुबह आखिरी टॉपिक टाइम एंड वर्क ही हुआ है। ए और बी किसी काम को 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। मुझे बताओ एलसीएम क्या 90 आ जाएगा? ए क्या 5 काम करता है और बी क्या 3 काम करता है एक दिन में? Yes. इन दोनों ने 5 दिन एक साथ काम किया, तो मुझे बताओ एक दिन में ये 8 काम करते हैं, तो 5 दिन में क्या इन्होंने 40 काम कर दिया होगा? एक दिन में ये 8 काम करते हैं, तो क्या 5 दिन में इन्होंने 40 काम कर दिया होगा? मतलब कि यस सर। 5 दिन में 40 काम तो हो ही चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा? 50 काम। अब रिमेनिंग वर्क 50 काम रहा है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सी ने ये 50 काम 15 दिन में खत्म किया, तो मुझे बताओ क्या सी एक दिन में 10/3 काम करता था?
भाई ये बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग काम है ना हमारा 50 काम, ये सी ने 15 दिन में किया, तो मतलब क्या सी एक दिन में 10/3 काम करता था? इससे Yes, यही तो sir. पता लगा, सी का 1 डे वर्क पता लग गया। अब हमें बोला गया है कि सी और ए को हमें करवाना है 5/6 वर्क कंप्लीट, 5/6 वर्क कंप्लीट करवाना है। मुझे बताइए 90 का 5/6 कितना होता है? 90 का 5/6 क्या 75 होता है? ये इससे क्या 15 बार 15 पंजे 75। हमें 75 काम करवाना है ए और सी से। मुझे बताइए ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। 5 बी एक दिन में कितना काम करता है? 10/3 3। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या यहाँ पे 75/25/3 आएगा, विच विल बी इक्वल टू 75/25 इंटू 3। ये इससे गया 3 बार, आंसर इज 9। सर 25 में 15 होगा 15 + 10 होगा ना? है ना? देखिए वैसे तो यहाँ गलती नहीं, पर कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, क्योंकि बोलते बोलते उसी स्पीड में करना है, तो कभी कभार हो जाए तो इग्नोर कर लिया करो। बाद में भी कोई देख रहा है तो कर लिया करो, है ना? वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ना हो, लेकिन हो जाती है ना, ह्यूमन एरर हो जाता है। क्योंकि क्लास में कोई टॉपिक अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो आप ऑब्वियसली उसमें इंडल्ज होते हो, तो आप बता देते हो कि सर यहाँ पे गलती हुई। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, तो वह हो गई गलती, मैंने कर लिया और सबकॉन्शियस माइंड में निकल गया। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि सब में गलती है, नहीं ना, ऐसे नहीं होगा ना। तो आंसर भी तो आ रहे हैं ना हमारे। हाँ सर हाँ, मतलब बता रहा हूँ, मेरे को 1-2 दिन पहले किसी ने कुछ बोला था कि सर ये आपने गलत आंसर आया। मैंने बोला यार आ गया होगा, अब आपको पता लग गया कि ये गलत है तो गलत हो गया ना यार, अब क्या करें। भाई सेम ऐसा का ऐसा सवाल हमने पिछले की दोनों क्लासों में किया हुआ है कि सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। अगर एरिया का रेशियो, हमें एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया ऑफ एबीसी रेशियो एरिया ऑफ डीईएफ का रेशियो हमें दिया हुआ है 13.5 डिवाइडेड बाई 24। तो क्या जो इनकी साइड्स का रेशियो होगा वो उनके अंडर रूट के बराबर होगा? ये मैंने पिछली दोनों क्लासों में भी बताया है भाई। ये होगा 3.15 और ये वैल्यू हमें निकालनी है जो कि है ईएफ। ईएफ अब 135.24 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आया 0 यहाँ पे, तो अगर मैं 5 से काटूं तो ये हो जाएगा 27, और अगर मैं 5 से काटूं तो ये हो जाएगा 48, अगर मैं 3 से काटूं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो 9/16 का मतलब क्या होता है? 3/4 बराबर 3.15 बराबर ईएफ। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। ईएफ की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। मैंने, अगर आपको पता होगा तो ये मैं पिछली दोनों क्लासों में बता चुका हूँ। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड्स के रेशियो Yes. के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस काटापीटी कर लो, ये कितना हो जाएगा 1.3, और ईएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.3 इंटू 4, 12, 5.2 इज द आंसर। ठीक है? नहीं नहीं यार, ये अभी 1.5 होगा ना, 3105 1.05 होगा ये 1.05 होगा ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो तो कितना होगा 4.20, 4.20 आएगा भाई आंसर। मैंने यहाँ पे 1.3 लिख दिया था ना, 1.3 नहीं होगा, 3 से कटेगा ये 1 आएगा, 1 आएगा डेसिमल 05, 4.20 इज द राइट आंसर। सेम ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। चलिए, ये है हमारा रेशो का सवाल। याद हो, रेशो में आपको सिक्कों वाले सवाल कराए गए थे, बहुत सारे सवाल किए थे हमने सिक्कों के। तो वैसा ही एक सवाल एग्जाम में पूछा गया। एग्जाम में बोला गया कि अतुल ने कोई ब्रेड परचेस की 20 रुपए की और 100 का नोट दिया, तो बताओ दुकानदार ने उसे कितने रुपए दिए होंगे वापस? 20 रुपए की ब्रेड ली, 100 का नोट दिया, तो दुकानदार ने कितने रुपए दिए होंगे उसे वापस? 80. 80 रुपए। अब उसे जो कॉइन्स मिले हैं वो किस रेशो में मिले हैं? 5:4:1। इस रेशो में सिक्के मिले हैं, और सिक्के हैं किसके? 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के। ठीक है, इस रेशो में उसको पैसे मिले और ये उसके कॉइन्स का रेशो है। मैं मान लेता हूं कि 2 रुपए के उसे 5x कॉइन मिले, 5 रुपए के उसे 4x कॉइन मिले और 10 रुपए के उसे 1x कॉइन मिले। तो मुझे बताइए, ये इतने नंबर ऑफ कॉइन से ये अमाउंट है, तो क्या ये इसकी वैल्यू जो होगी वो 10x रही होगी इन सिक्कों की वैल्यू?
कि अगर उसे 2 रुपए के 5x सिक्के मिले तो इन 5x सिक्के हाँ सर। वैल्यू का 10x रही होगी, क्या ये 20x रही होगी, क्या ये 10x रही होगी? मतलब कि जो टोटल उसे पैसा मिला उसकी वैल्यू 40x रही होगी। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू क्या 2 रही होगी? और हमसे पूछा गया है कि 5 रुपए के कितने सिक्के मिले उसे? 5 रुपए के 8 सिक्के मिले उसे। 8 इज द आंसर। ओके भाई, ऐसे क्वेश्चन आप क्लास नोट्स की बुक कॉपी में मिल जाएंगे आपको, सिक्कों वाले सवाल। हालांकि सिक्कों वाले सवाल काफी टाइम बाद पूछा है एसएससी ने, ऐसा मेरे को फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलता सिक्कों वाला सवाल, लेकिन आया है और हमने किया है। हमने दोनों किए हैं, हमने वैल्यू निकालना भी सीखा है और हमने नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना भी सीखा है। भाई वैल्यू निकालने में क्या बड़ी बात है? अब हमें अगर पता लग गया कि एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो आप बता सकते हो ना 5 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? 40। दोनों टाइप के सवाल आपको कराए गए हैं। देखिए यहाँ पे 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो था कॉइन्स का रेशियो गिवन हो, एक अमाउंट का रेशियो गिवन हो। हमने दोनों ही किए थे, दोनों ही टाइप मैंने आपको कराए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल कर लेना यार आप, है ना? 12 ही सवाल हुए। क्या बोल रहे हो? अरे 40x कैसे लिया? इस तीनों की वैल्यू का सम 40x हुआ ना। 2 ओके रुपए के हमारे पास 10x है, ये 20x है, ये 10x है, तो 40x टोटल अमाउंट है हमारे पास। और 40x की वैल्यू एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 80 रुपए है, तो x की वैल्यू 2। देखिए अगर मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ पेपर करने का फायदा क्या होता है। आपने एक क्वेश्चन देखा, आपसे नहीं हुआ, आपको ये शर्म, आपने खोले नोट्स और वहां से पढ़ा। ऐसा ही होता है भाई, ऐसा नहीं होता कि एक बार रेशो पढ़ लिया और हमेशा के लिए जिंदगी भर रेशो आ गया, ऐसा नहीं होता। आप रेशो को क्वेश्चन देखो, फिर अपने नोट्स देखो, फिर वहां पे 15 मिनट स्पेंड किए, फिर आपको लगा। ऐसा होता है, हर आदमी के साथ होता है। अगर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एंड एग्जाम के एक दिन पहले तक ये प्रोसेस करते रहोगे, क्वेश्चन नहीं हुआ नोट्स में गए देखा। अगर आपने कभी आज के बाद कभी पेपर किया ही नहीं तो आप नोट्स में कब पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। पेपर करने का मतलब ये होता है कि आप 1 घंटे के अंदर आपने पूरा शॉर्ट रिवीजन कर लिया अपने सारे एग्जाम सारे चैप्टर्स का। आपने परसेंटेज के भी 2 क्वेश्चन कर लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1 क्वेश्चन कर लिया, आपने रेशो का भी 1 क्वेश्चन कर लिया, आपने टाइम एंड वर्क का भी 1 क्वेश्चन कर लिया, आपने ट्रिग्नोमेट्री के 3 सवाल कर लिए। तो आपको एक बहुत अच्छा सा रिवीजन हो गया आपका। मानते हो नहीं मानते हो आप इस बात को? हाँ सर। सबसे शॉर्ट टाइम में 25 के 25 सवाल लगाने के बाद आप कम से कम 10 चैप्टर रिवाइज कर लोगे आप अपने। एक सवाल मैंने छोड़ दिया भाई, रिपीट हो गया सवाल, क्योंकि इस शिफ्ट में डीआई नहीं थी, तो देखो उनको क्वेश्चन भरने के लिए उन्होंने यही सिंप्लीफिकेशन के 2-2 सवाल डाल रहे हो। अगला क्वेश्चन एवरेज का सवाल है। ऐसा ही सवाल हमने कल भी किया था, नेट डेविएशन से कर लेंगे हम इसे बड़ी आसानी से। अब देखो, अब एवरेज आपको मान लो ये सवाल आपसे नहीं हुआ, तो आपको खोलनी है अपनी कॉपी और ढूंढना है कि सर ने ये वाला क्वेश्चन कहाँ कराया था। अब एग्जैक्ट नहीं कराया होगा, 80-90% 19-20 तो कराया ही होगा, उसे करो फिर वापस इसे करो। ऐसे ही होता है, आप इस बात को समझिए। आप ऐसा मत सोचिए कि एक बार मैंने एवरेज पढ़ लिया, मुझसे एवरेज के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है या मेरे को एवरेज समझ में नहीं आया। इस बात का ये मतलब नहीं है। इस बात का ये मतलब है कि अभी तो आपने केवल चैप्टर को 10% किया है, 90% तो प्रैक्टिस से होता है चैप्टर। एन एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 56। द एवरेज ऑफ शुरू के 3 नंबर का जो एवरेज है वो है 52। जो शुरू के अगले 5 नंबर है उनका एवरेज है 60। 3 4 5 8 हो गए ना, 9वां 10वां 11वां, 9वां 10वां 11वां नंबर यहाँ पे रहा होगा। चलिए, हमें बोला गया है कि 9th एंड 10th नंबर आर 3 and 1 मोर देन 11th नंबर। अगर 11th नंबर x है तो क्या 9th नंबर 3 + x है? और क्या 10th नंबर x + 1 है? क्या ऐसा ही लिखा है क्वेश्चन में? यस। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहां तक का 56 है, ये 3 वैल्यू है, ये 56 है, तो क्या ये एवरेज से इसका डेविएशन -12 का है? क्या -4 × 3 1 ना, हर एक नंबर 4 कम है एवरेज से। यहाँ पे आते हैं, हर एक नंबर 4 ज्यादा है एवरेज से, मतलब यहाँ का डेविएशन +20 हुआ। तो क्या यहाँ तक का जो पूरे का जो डेविएशन था वो क्या +8 हो गया? इन सबका डेविएशन +8 हो गया। अगर इनका डेविएशन +8 है तो ये ऑब्वियसली एवरेज से 8 कम रहे होंगे। ये 8 अमीर है तो ये 8 गरीब रहे होंगे।
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो 56 इंटू 3 माइनस 8 रही होगी। 3x 4x 3x प्लस 4 की जो वैल्यू होगी 8 1 15 16 168 माइनस 8 रही होगी। 3x की जो वैल्यू है वो 156 रही होगी, जो x की वैल्यू है वो 52 रही होगी। x की वैल्यू रही होगी 52। अगर x की वैल्यू 52 है तो हमें 9th और 11th नंबर का एवरेज निकालना है। 9th और 11th नंबर का एवरेज क्या रहा होगा? 3 प्लस 2x/2। क्या 9th और 11th नंबर का एवरेज ये रहा होगा? मतलब कि 1.5 प्लस एक्स इसका एवरेज रहा होगा। x की वैल्यू अगर 52 है तो इन दोनों के एवरेज की वैल्यू 53.5 रही होगी। दिस इज द आंसर। भाई आपको कुछ बातें पल्ले पड़ रही है? एवरेज पढ़ा लिखा है आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन घर पे जाके वापस क्या करो। हाँ सर। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और मेंस में भी ऐसे ही सवाल आएंगे और इससे लो लेवल ही आएंगे। सर ये एवरेज आपने कराया था स्टार्टिंग में। अपने एसएससी की क्लास, एसएससी के टाइप में, इवन बैंक के टाइप में कहीं भी चले जाओ, ये सबसे टॉप नॉच सवाल है एवरेज के। इससे टफ नहीं बनते एवरेज के सवाल, ये सबसे अच्छा लेवल है एवरेज के सवालों का। ऐसे सवालों में आपको शुरू में बहुत दिक्कत आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। जब ऐसे आप 50 सवाल करोगे ना, तब आप उस स्पीड पे आओगे कि आप इस सवाल को 1 मिनट में खत्म कर लो। दिक्कत यह है कि हमें 4 सवाल करके 1 मिनट में पहुंचना है, ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। बस भाई, ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है, और ये इस पूरी शिफ्ट का सबसे अच्छा सवाल कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को। लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुकी है, एसएससी के मेंस के पेपर में भी पूछ चुकी है ये, और बाकी शायद भी किसी पेपर में पूछा हो तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मेंस में ये सवाल आया हुआ है सेम। तो देखो, पिछले प्रीवियस ईयर के मेंस करने के लिए क्यों बोलता हूं, क्योंकि आप ये बात नोटिस करना कि जो हम प्री में सवाल कर रहे हैं 80% ऑफ द क्वेश्चन मेंस से उठ के आए। दो रेडियस, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है जिनका जो सेंटर होता है ना वो सेम होता है। एक ही सेंटर पे बने दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। एक का रेडियस 12 है, दूसरे का 13 है। ठीक बात है। अब हमें बोला गया है ए बी इज द डायमीटर, ये हमारा ए बी है भाई, डायमीटर बड़े वाले सर्कल का। ये ओ है, ये बी है। ए बी डायमीटर बड़े वाले सर्कल का। बी डी इज अ टेंजेंट, बी डी इज अ टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को छू के निकल रही होती है और स्मॉलर सर्कल को डी पे टच कर रही है। द लेंथ ऑफ एडी, ये लेंथ निकालनी है हमें, एडी की लेंथ, और ये है 12, और ये स्मॉल वाली 12 हो गई। और सॉरी सर, मैं इसको यहां लिखता हूं, रेड पेन लेता हूं ना मैं, वरना गिच पिच हो जाएगी। एक सेकंड रुकेगा। चलिए, तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस 12 है, मतलब ये जो चीज है ना ये 12 है, और एक रेडियस और एक टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर बनाती है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 13 है। तो क्या ये 13 है, ये 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो क्या ये 5 रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। ठीक है, अब हमें एडी की लेंथ निकालनी है। भाई ये क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे ना, इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे, और ये कहीं यहां पे जाके टकराएगा, और ये ट्रायंगल को ज्वाइन कर देंगे। इस ट्रायंगल को हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब क्या करना है हमें? हमें ये पता है इसका मिड पॉइंट है, और ये पता है इसका मिड पॉइंट है। तो मुझे बताओ, क्या यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी? मिड पॉइंट थ्योरम एक बहुत ही आसान सी थ्योरम है, जो कहती है कि यहां से यहां तक का रेशियो और यहां से यहां तक की लेंथ अगर 5 है तो इसके मिड पॉइंट से आगे की लेंथ भी 5 होगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम खुद ही बता रही है कि ये अगर 13 है तो ये भी 13 रहा होगा, और ये अगर 5 है तो ये भी 5 रहा होगा, और ये अगर 12 है तो ये इसका आधा रहा होगा, मतलब ये 24 रहा होगा। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है कि ये इसका आधा होगा,
ये 24 है तो ये 12 होगा। मिड पॉइंट थ्योरम बस यही कहती है कि ये अगर 2x है तो ये x रहा होगा, मतलब अगर ये 12 है तो ये 24 रहा होगा। और दिस इज, ये ई मान लू मैं इस पॉइंट को, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, बिकॉज इट इज ए ट्रायंगल इन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ सर्कल एक ट्रायंगल एक हमेशा 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है। ये 24 है, ये 5 है, तो जो एडी की लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ एडी। बताइए 576 प्लस 25 601, रूट 601 वैल्यू है इसकी। अब आप ऑप्शन देख के खुद मुझे बता दोगे कि रूट 601 की वैल्यू क्या होती है। मुझे बताइए रूट 601 सबसे पास किसके होता है? 25। 25 क्या होता है? 24 होता है। 576 ये होता है 24 का स्क्वायर, और 625 होता है 25 का। तो क्या वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में रही होगी 24 और 25 के? Yes. ऑप्शन Yes. देखो, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन इज माय आंसर। तो यहाँ पे भी आते हैं तो एग्जामिनर ने दिमाग चेक कर लिया आपका कि रूट 601 की वैल्यू आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो किसके बीच में। ये इस पेपर का सबसे अच्छा सवाल कहूंगा मैं। क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व था। ये लाइन हमें दी नहीं गई थी, हमें बनानी थी। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ट्रेन का सवाल है ये। फिर ट्रेन के भी 2 सवाल थे इस शिफ्ट में, बताओ। चलो मिटा दूं मैं इसे। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड हमें दे रखी है 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो एक पोल को 81/2 का क्या मतलब है? अगर इससे मैं इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो क्या 5/18 कर दूंगा मैं? 5 से 5 गया, ये गया 2 बार, ये गया 9 बार, तो क्या ये 4.5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड? बोलिए हाँ या ना। 5/18 से करके 4.8 सेकंड में आ गया ना। और इसको टाइम लगता है 24 सेकंड एक पोल को पास करने के लिए। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी रही होगी? 9/2 इंटू 24, तो क्या 108 मीटर रही होगी ट्रेन की लंबाई। एक पोल को पास करने में जितना समय लगता है, मतलब वो ट्रेन अपने आप की लंबाई को कितने समय में पास करती है। हमें स्पीड दे रखी है, हमें टाइम दे रखा है, तो हमने ट्रेन की लेंथ निकाल दी। अब हमें ब्रिज को पास करवाना है एक, मतलब 450 प्लस 108, इतनी लंबाई को वो ट्रेन कितनी सेकंड में पार करेगी। तो ये तो हो गई डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, और स्पीड क्या आ जाएगी? 9/2। आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा? 8 5 6, ये क्या 658 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, 8 7 9 जा 63 28। ये 9 से नहीं कट रहा, क्या 9 से कटना चाहिए ना? ये मैंने कुछ गलत सम किया है क्या? 8 नहीं, ये 5 आएगा ना, मैंने 558 आएगा ये। 558 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, 6 9 जा 54 और 2 62 इंटू 2, 62 इंटू 2 आ रहा है, 62 इंटू 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये इनकी लेंथ को हम कर लेंगे ऐड और डिवाइड कर देंगे ट्रेन की स्पीड से, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का काम हो रहा है यहाँ पे। बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। नोट कर लो। पानी वानी पी लेता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है अलजेब्रा का, दोनों तरफ स्क्वायर बनाने हैं और हमारा काम हो जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस, क्या यहाँ पे मैं 2 ऐड कर दूं? क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूं? तो क्या इसका मतलब ये 2 ही है? और क्या मैं इधर 729 कर दूं प्लस 2 करके? मैंने इधर भी 2 ऐड किया और इधर भी 2 ऐड किया, क्योंकि इसका मतलब तो एक्चुअली में 1 ही है। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 729, मतलब 27 का स्क्वायर, ये हो गया 27। अब मैं दोनों तरफ अगर 2 माइनस कर दूं तो x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। हमसे पूछा क्या है? 5। आंसर इज 5। यहाँ पे मैंने -2 कर दिया, इधर बन गया 25, इधर बन गया x माइनस 1 का, मैं कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। दिस इज द आंसर। बड़ा ही आसान सवाल है अलजेब्रा का, काफी रिपीट होता रहता है ये सवाल। चलिए सर अलजेब्रा जो है सर वो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ऐसे। तो अलजेब्रा के 3 सवाल आते हैं प्री में, और कितना इंपॉर्टेंट हो अलजेब्रा प्री के लिए? 25 में से 3 सवाल की परसेंटेज निकाल लीजिए आप, 12% है अलजेब्रा आपके प्री का। भाई अलजेब्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सवाल कहाँ चले गए? अगला सवाल कौन सा था? अगला सवाल है ये वाला। भाई ये वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख लीजिए। अगर आपने सुबह की क्लास करी है तो आप बताइए, ये सवाल आज की क्लास में हमने ऐसा सवाल किया होगा? बताइए, नहीं किया क्या? Yes. 30A68B, और ये नंबर डिविजिबल है 11 से, मतलब b प्लस 6 प्लस 3, मतलब एक हुआ 9 प्लस b, b प्लस c प्लस 0, b प्लस c प्लस 0, मतलब ये हुआ 6 प्लस b, और दूसरा कितना हुआ? 11 प्लस a, 11 प्लस a। सही लिखा है मैंने? क्या ऑल्टरनेट का सम सही लिखा है मैंने? बोलो। yes, sir. हाँ, मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन है, बताओ मेरे को। भाई अगर a बड़ा है ना, ऐसा क्वेश्चन ने मेंशन किया है ना, a बड़ा है b से, हाँ क्या सर, a A is मतलब greater. कि ये बड़ा होगा, मतलब 11 प्लस a की जो वैल्यू होगी, इसमें से अगर 6 प्लस b माइनस करेंगे। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कभी 0 आ सकता है क्या? इन दोनों का डिफरेंस कभी 0 आ सकता है क्या? ये ऑलरेडी बड़ा है भाई, a भी b से बड़ा है और 11 भी 6 से बड़ा है, मतलब ये वाली जो टर्म है ये इससे तो बड़ी बड़ी है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये वाली टर्म इससे हमेशा और हमेशा बड़ी है, और हमेशा और हमेशा बड़ी, तो डिफरेंस कभी 0 आ ही नहीं सकता। मतलब डिफरेंस ले लो 11, 11 से 11 कट जाएगा, a प्लस a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 6, a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 6, a माइनस बी की वैल्यू 6 आ गई। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू b की क्या पॉसिबल है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए? मुझे बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है इसकी? सबसे बड़ी वैल्यू पूछी ना? 8, यस, 8, 5, 5। हाँ सर, ए की वैल्यू क्या रही होगी उस टाइम पे? भाई बड़ा अच्छा सवाल है ये, लॉजिकल है ये वो रटने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे इसे, जिन्होंने रट लिया डिविजिबिलिटी रूल। मुझे बताइए ये वैल्यू क्या a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b? क्या a b से बड़ा है? बोली हाँ या ना? अब मुझे बताइए a और Yes. b की ऐसी, सबसे पहले यहाँ पे मैं रखता हूं 1, क्या मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूं कभी 6 लाने के लिए? क्या b की वैल्यू 1 हो सकती है? फिर तो ये 15 हो जाएगा ना। सर 7 और 1। 7 1,
7 सेटिस्फाई कर रहा है इसे, 7 - 1 बराबर 6, तो क्या 8 - 2 बराबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसे, हाँ 9 - 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसे। यस सर। इसके आगे क्या हम जा सकते हैं, क्या इसके आगे 10 लिख सकता हूं मैं, क्या ए की वैल्यू 10 हो सकती है क्या, क्या ए की नो वैल्यू सर। 10 हो सकती है, नहीं। तो 3 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो बी के लिए पॉसिबल है। तो जिन लोगों ने सुबह क्लास की है इस क्वेश्चन को जाके अपनी नोटबुक में लिख लेना, अगर मैं सुबह कराना भूल जाऊं तो भी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे इसने आखिरी में कंसेप्ट पूछ लिया आपसे। मैं आज ही आपको सुबह बता रहा था ना कि ए की वैल्यू सिंगल डिजिट होगी, ये 10 नहीं हो सकती, ये डिजिट मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में ही होगी। मतलब कि ये जो केसेस बन रहे हैं ना, यहाँ पे केवल 3 Yes. केस बन रहे हैं। 7 - 1 6 हो सकता है, 8 - 2 6 हो सकता है, और 9 - 3 6 हो सकता है। और इसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू हाँ ऑफ, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी, तो 3 ही पॉसिबल है भाई साहब, इसके आगे तो कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। सो द आंसर इज 3। वेरी गुड क्वेश्चन। गुड इसीलिए नहीं है, गुड इसीलिए क्योंकि उसने ये चीज पूछी। अगर वो ए और बी की वैल्यू पूछता तो ए माइनस बी की वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेता तो क्वेश्चन इजी था, 6 आंसर आता, सबका आ जाता। लेकिन उसने एक बात पूछ ली कि बताओ 3 की कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। बताओ ये किस चैप्टर का सवाल है, किस चैप्टर का सवाल है ये, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है क्या ये। देखो ये भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है। इंडिकेशन का है सर। हाँ किसका, ये एलिगेशन का। देखिए एलिगेशन का सवाल है, आपको एलिगेशन के अंदर मैंने ऐसे सवाल कराए हैं। 640 राइस लिए हैं केजी के, 20% प्रॉफिट में बेचा कुछ वाला पार्ट। मुझे बताइए प्रॉफिट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है, सीपी के। क्या प्रॉफिट हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, हाँ और सर। क्या सीपी हमेशा वेट के रेस्पेक्ट में होती है। भाई आपने मिक्सर एंड एलिगेशन की कॉपी खोल के देखना, ऐसा सवाल आपको मिलेगा पक्का पक्का। बीच की वैल्यू क्या +15 दे रखी है, अगर यहाँ पे +15 है और यहाँ पे 20 है तो क्या इसका मतलब यहाँ पे 5 रहा होगा, और क्या यहाँ पे 15 + 20 यहाँ पे 20 रहा होगा। रेशियो क्या 4:1 रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होते हैं, जो रेशियो सीपी का होता है वही रेशियो वेट का होता है। तो ये हमें जो मिला वो वेट का रेशियो मिला। हमें पूछा गया है कि 640 केजी टोटल था, मतलब 640 की वैल्यू कितनी हुई, 4 + 1 5, तो हमें बतानी है 1 की वैल्यू। क्या आप बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। 1 14 2 4 8 128 इज द आंसर। 128 इस सवाल का सही जवाब है। ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, ये सवाल एलिगेशन का है। आपकी आंखों में धूल झोंकते हुए, अगर आप इस सवाल को लॉस प्रॉफिट लॉस से उठा लोगे तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाता हूं तब मैंने आपको कम से कम ऐसे 100 सवाल कराए होंगे x + 1/x के ही, और मैं आपको हमेशा बोलता भी रहता था कि आपका पेपर में से 60% सवाल जो है वो x + 1/x या x - 1/x से ही बनने वाले हैं। x - 1/x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मुझे बताइए अगर x - 1/x की वैल्यू है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या 3 नहीं रही होगी। अगर x² + 1/x² की वैल्यू 3 रही होगी तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू k² - 2 7 रही होगी, और x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 k² - 2 47 रही होगी। दिस इज द आंसर। अगर मैं इसे कर रहा होता तो मैं ये वाला पोर्शन नहीं लिखता, मैं केवल सीधा 1 3 7 47 लिखता। ऐसे सवाल आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे अपनी नोट्स में। जाइए संभालिए उन सवालों को, दीमक लग चुके हैं उन पेजों पे, ढूंढिए उन्हें। ट्रेन कवर कर रही है। देखिए अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो मैंने आपको एक एक्सीडेंट वाला टाइप पढ़ाया होगा, बस ये वही वाला टाइप है। एग्जैक्ट ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मैं आपको बता भी दूंगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊंगा तो शायद आपको याद भी आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन है जो 370 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में चलती है, 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन में कुछ गड़बड़ आ गई और 5 किलोमीटर स्पीड लेस हो गई।
मुझे बताओ, ट्रेन 270 किलोमीटर तक, मतलब 100 किलोमीटर तक सही चल रही है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? 270। यस सर। 270 किलोमीटर ट्रेन अगर अब पहले जिस स्पीड से चलती, मुझे बताओ ज्यादा समय पहले लगेगा या अब लगेगा? ज्यादा समय अब लगेगा या पहले लगेगा? ओरिजिनल स्पीड ज्यादा थी या न्यू स्पीड ज्यादा है? ओरिजिनल स्पीड ज्यादा थी ना, अब तो स्पीड कम हो गई ना। ठीक है, मैं मान लेता हूं ओरिजिनल स्पीड x थी, तो क्या अब जो ट्रेन को टाइम लगेगा वो इतना टाइम लगेगा? लेट ओरिजिनल स्पीड बी x, तो मुझे बताइएगा ट्रेन को अब इतना समय लगेगा? हाँ सर। पहले ट्रेन को इतना समय लग रहा था? क्या इन दोनों का डिफरेंस 36 मिनट होना चाहिए? 36 मिनट का मतलब क्या होता है? 6/10 घंटे में चेंज कर लूं मैं तो। ऑप्शन से x की वैल्यू उठा उठा के रखना शुरू कर दो। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? समझदारी इसी में ही है कि सबसे पहले जो 0 0 वाला है उन्हें उठा के देखा जाए। आप देख लो 50 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। 50 इस इक्वेशन को बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा होगा। 270/45, 270/45 होता है 6, माइनस 270/50 मतलब 27/5। 27/5 का क्या मतलब होता है? 5.4। क्या इसकी वैल्यू 0.6 के बराबर आ रही है? यस, 50 इस वैल्यू को बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। वरना अगर आप अपनी कॉपी जाके खोले, मैंने इसका एक और मेथड बताया था आपको, बहुत ही तगड़ा मेथड। वो ये मेथड था कि स्पीड में, और इधर लिखते थे हम टाइम, स्पीड में अगर 5 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया तो क्या यहाँ पे 0.6 का डिफरेंस आ गया टाइम में? स्पीड में 5 किलो, अगर स्पीड 5 किलोमीटर कम होती है तो क्या टाइम 0.6 बढ़ जाता है, हाँ या ना? क्या अगर ये 10 हो जाएगा तो क्या ये 1.2 नहीं हो जाएगा? क्या ये 15 हो जाएगा तो क्या ये 1.8 नहीं हो जाएगा? क्या ये 20 हो जाएगा तो क्या ये 2.4 नहीं हो जाएगा? क्या ये 25 हो जाएगा तो क्या ये 3.0 नहीं हो जाएगा? क्या ये 30 हो जाएगा तो ये 3.6 नहीं हो जाएगा? क्या ये 35 हो जाएगा तो क्या ये 4.2 नहीं हो जाएगा? और क्या ये 40 हो जाएगा तो क्या ये 4.8 नहीं हो जाएगा? कहीं कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये 45 हो जाएगा तो क्या ये 52 नहीं, 5.2 नहीं हो, 5.4 नहीं हो जाएगा? और क्या ये 50 हो जाएगा तो क्या ये 6 नहीं हो जाएगा? 45 और 6 का पेयर बन रहा है यहाँ पे। नीचे आपको दिखा पाऊं मैं तो यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखा है वो ये लिखा है 45 और 5.4 और 50 और 6। बताइए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होके 270 बन रहा है? मतलब पहले स्पीड थी 50, समय लग रहा था 5 घंटा 40, 5.4 आवर्स। अब स्पीड हो गई 5 कम, 45, और अब समय लग रहा है 6। अपनी कॉपियां खोल के जाके देखना, ऐसे हमने बहुत सारे सवाल किए हैं इसी मेथड से। मैंने आपको इस सवाल के 3 मेथड बताए थे। एक बार हमने टाइम को एक्सप्लॉइट किया था, एक बार हमने स्पीड को एक्सप्लॉइट किया था, और एक बार हमने ये वाला मेथड लगाया था। ठीक है, दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको, एक्स वाला भी बता दिया और ये वाला भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है 2 इक्वल सम, भाई सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, पढ़ लो, मैं मिटा देता हूं बोर्ड को तब तक। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, 2 इक्वल सम्स वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली। ओके, दो इक्वल सम को दिया 6% और 10% पे। फर्स्ट सम वर रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकंड सम और अमाउंट भी सेम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्या दोनों का प्रिंसिपल सेम था, तो क्या दोनों को इंटरेस्ट भी सेम मिला होगा? क्या प्रिंसिपल भी सेम था और अमाउंट भी सेम था, तो क्या दोनों वाले सम का ब्याज भी सेम मिला होगा क्या? बोलो। हाँ सर। मतलब कि P इंटू 6 इंटू T बटा 100 इज इक्वल्स टू P इंटू 10 इंटू 2 years लेटर, मतलब ये T+2 है तो ये T रहा होगा बटा 100। क्या आप ये इक्वेशन सेटिस्फाई करो? क्या इंटरेस्ट सेम रहा होगा?
Yes. भाई अगर प्रिंसिपल भी सेम रहा है और अमाउंट भी सेम रहा है, इस बात का तो यही मतलब है कि इंटरेस्ट भी सेम रहा होगा। भाई 100 से 100 कट गया, पी से पी कट गया, 6t प्लस 12 की वैल्यू है 10t, तो क्या 4t की वैल्यू 12 है, तो क्या t की वैल्यू 3 है? मतलब जो पहला वाला पैसा दिया गया था वो 5 साल के लिए दिया गया था, फर्स्ट सम जो दिया गया था वो 5 साल के लिए दिया गया था, और जो सेकंड वाला सम है वो 3 साल के लिए दिया गया था। देखो टी की वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 5 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए ना। ठीक बात है भाई। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि दोनों का अमाउंट दे रखा है तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। ओके, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू 6 इंटू 5/100 की वैल्यू क्या 1105 नहीं होगी? क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू इतनी नहीं होगी? पहले वाले केस में मैंने टी की वैल्यू रख दी और इस प्रिंसिपल में ऐड कर लिया, तो क्या इसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी? 6 5 होता है 30, तो इसे मैं 30 लिख दूं, इस जीरो से ये जीरो काट लूं, ये और ये हो जाएगा 13p बराबर 11050। सॉल्व कर लेना, p की वैल्यू निकाल लेना। आप डिजिट सम भी लगा सकते हो, आप चाहे तो यहीं पर ही डिजिट सम लगा दो। ये 0 है, ये p है, ये 13p हो गया। 13p की वैल्यू इसके बराबर होगी 14 के, 13 यहाँ पे आ रहा है। डिजिट सम लगा देना, चेक कर लेना आंसर क्या आ रहा है। आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व करें ना, 13 से पूरा पूरा भी कट जाएगा वैसे। ये 104 बटा तो कितना बचा 65। ये हुआ 8 बार गया, 8 13 8 बार जाएगा तब 104 आएगा, फिर 5 बार जाएगा वो ना 850 इज द आंसर। 13 से पूरा पूरा ही कट रहा है, डिजिट सम क्या लगाओगे? सर 30 850 इज कैसे द आंसर है। 30 कैसे आया? 13 कैसे आया नीचे? 30 30 मतलब ये 30 कैसे आया? अरे P इंटू आर इंटू टी, तो P की वैल्यू 6 है तो R की वैल्यू 5 नहीं होगी, T की वैल्यू 5 नहीं होगी। तो T प्लस 2 की वैल्यू कितनी थी पहले वाले के लिए? 5 साल। T की वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 5 साल। भाई दोनों का अमाउंट सेम, आप किसी भी एक का प्रिंसिपल के किसी भी एक के प्रिंसिपल के अंदर एंटर करके ये लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। फोन मेरा हो गया स्विच ऑफ, क्वेश्चन देख देख के करने पड़ेंगे। अब अगला सवाल, अगला सवाल देख के हम बता सकते हैं। देखो एक्यूट एंगल है, क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, जो 90 नहीं हो सकती। √3 आ रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो पक्का पक्का 30 ही रही होगी, क्योंकि कॉस के अंदर √3 किस में आता है? केवल और केवल 30 में ही आता है। आंसर इज 30 डिग्री। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में रहा होगा। 0 आंसर हो नहीं सकता, 90 आंसर हो नहीं सकता। आंसर पक्का पक्का 30, 60 और 45 में से एक है। और कॉस के अंदर √3 केवल और केवल 30 में ही आता है, तो आंसर 30 ही होगा। वैसे आप रख के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से, सेटिस्फाई हो जाएगी ये इक्वेशन 30 पे। ये सवाल हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं ना ऐसे सवाल, और ऐसा सवाल इसी शिफ्ट में ये दूसरा है। आज की क्लास में मैंने ऐसा एक सवाल पहले भी कराया था, और हर शिफ्ट में एक सवाल आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा प्री में, जहाँ पे आपको वैल्यू पुटिंग रख के देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा सवाल है। ये दे रखा है tan 45 माइनस थीटा। भाई जो ये पहले लिखा हुआ है ना, ये बराबर ये डब्बा अपॉन डब्बा, इसकी वैल्यू तो पूरे की वैल्यू 1 होगी। आप कॉट को करिए tan में कन्वर्ट और आपको पता लग जाएगा कि ये 1 है। अगले की जो डिनोमिनेटर की बात करूं तो tan a प्लस tan b की वैल्यू अगर 90 होती है तो आंसर 1 आता है। ये मैंने कल परसों की क्लास में ही बताया था। यहाँ के डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 1 होगी। tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 होती है जब a प्लस b का सम 90 होता है। अब ऊपर की बात अगर मैं कर लूं तो ऊपर हो जाएगा 2 cos 19 मल्टीप्लाइड बाय 2 sec 19, 2 cos 19 मल्टीप्लाइड बाय 2 sec 19।
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे, मतलब इधर बचेगा -4, इधर बचेगा +1, 1 - 4 की वैल्यू -3। -3 इस सवाल का सही जवाब है। बस कुछ नहीं करना भाई, दो एक फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें, बहुत बेसिक फॉर्मूले लग रहे हैं और सवाल हो जाएगा सॉल्व। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। टाइम एंड वर्क का सवाल है और आखिरी सवाल किसका है? आखिरी सवाल भी प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है भाई, टाइम एंड वर्क का सवाल है एफिशिएंसी का। टाइम एंड वर्क पढ़ने वालों सॉल्व करो इसे। चलिए भाई पढ़ते हैं सवाल को। सवाल लिखा हुआ है कि ए मैन एंड ए वुमन वर्किंग टुगेदर फॉर ए कैन डू ए वर्क इन 66 डेज। उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 3:2। एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, एक औरत एक दिन में 2 काम करती है, तो बताओ वो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। और टोटल उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 66 काम। टोटल वर्क कितना रहा होगा? क्या टोटल वर्क कितना रहा होगा? अब हमसे बोला गया है कि यही काम आप 6 मैन से करवा लो, तो 6 मैन एक दिन में 18 काम करेंगे और 2 वुमेन एक दिन में 4 काम करेंगे, मतलब डिवाइड बाई 22 कर लो। आंसर इज 15। 15 इस सवाल का सही जवाब है। देखिए कितना घटिया सवाल है। आज की क्लास का आखिरी सवाल। शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क प्राइस। ओके, इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर। ओके, सीपी अगर 100 है तो मुझे बताइए मार्केट प्राइस के 130 रहती होगी? बोलिए हाँ या ना। यस सर। और मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 130 का 10% होता है 13, तो क्या एसपी 117 रही होगी? यस सर। अब यहाँ पे उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है मुझे बताओ? कितने परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है उसे? 17। अब वो चाह रहा है कि मुझे 6.5% का प्रॉफिट और मिले, तो वो चाहता है कि मुझे 17 का ना मिले, 17 + 6.5 का मिले। 17 + 6.5 का 23.5 होता है। यस वो चाहता है कि मुझे 6.5% का प्रॉफिट और मिले। वो चाहता है कि जो उसकी सीपी तो 100 ही रहेगी भाई, सीपी तो नेवर चेंज। वो चाहता है कि जो उसकी एसपी हो वो 123.5 रहे। वो चाहता है नहीं चाहता है? वो चाहता है कि वो 100 की चीज पे 17 ना कमाए, वो 100 की चीज पे 23.5 रुपए कमाए। और एमपी कितनी हो जाएगी उसकी? एमपी तो वही वही रहेगी 130। मुझे बताओ 130 रुपए पे वो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है? 130 पे वो कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है? 6.5। 130 का 6.5 का 5% नहीं होता भाई? 130 का 10% होता है 13, तो क्या 5% नहीं होगा 6.5? क्या वो 5% का डिस्काउंट नहीं दे रहा? आंसर इज 5%। आंसर इज 5%। बिल्कुल बिल्कुल 5% होगा इस सवाल का जवाब। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल खत्म। इसी के साथ हमने 25 के 25 सवाल किए। देखिए थोड़ा तेज तो करना पड़ता है, वरना धीरे धीरे करने में क्या है, 10 सवाल 12 सवाल होंगे, कोई मतलब नहीं है। तो सर इसी के डीआई साथ कल कराओगे? हाँ, डीआई के जो भाई जितने भी सवाल हैं इन तीनों शिफ्टों के वो कल करा देंगे। सैटरडे संडे बैठ के आप अपना पेपर भी लगा लेना, साथ साथ में जो टॉपिक चल रहा है वो पढ़ भी लेना, और आपको सैटरडे संडे को बता भी दिया जाएगा कि मंडे से आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है, Yes. तो रिवाइज करते रहिए। देखिए अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस के 6 सवाल किए ना टोटल, इन 6 को जाके लगाओ। परसेंटेज के 4 सवाल किए उनको लगाओ, सीआईएसआई के सारे सवालों को लगाओ, जितने भी टॉपिक पढ़े उन सारे सवालों को जाके लगाओ, तभी आएगी बात, तभी बनेगी बात। ठीक है, तो इसी के साथ होती है क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। Thank you, sir. गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट।